नमस्कार। अब रेल के पहिए दौड़ेंगे पानी से। जी हाँ, सुनने में भले ही ये कल्पना लगे, लेकिन आधुनिक तकनीक का ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। भारतीय रेलवे एक ऐसी ट्रेन लेकर आया है जो ना डीजल से चलेगी और ना ही उसकी जगह बिजली के तारों पर निर्भर करेगी। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन अब पटरियों पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाएगी और उत्सर्जन के रूप में केवल जलवाष्प निकलेगा, यानी सफर आसान भी होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इस उपलब्धि के साथ भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने रेलवे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को अपनाया है। ये केवल एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और स्वच्छ टिकाऊ परिवहन को नई गति मिलेगी। तो क्या हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे का भविष्य बनने जा रही है? क्या ये तकनीक भारत के नेट जीरो कार्बन लक्ष्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई रफ्तार देगी? और सबसे अहम, आम यात्री की यात्रा में क्या बदलाव आएगा? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर उतरने के लिए तैयार है। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है, एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पर्यावरण संरक्षण होगा और इसके साथ ही जो डीजल पर जो आयात पर निर्भरता है वो काफ़ी कम होगी। क्या कुछ इसमें बदलाव होंगे, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर डीजल ट्रेन होती है तो इसमें डीजल से संचालन होता है, जैसा कि इसके नाम से ही है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में बिजली बनाई जाती है हाइड्रोजन से और फिर उसके बाद ये ट्रेन का संचालन होता है। इसके साथ ही धुआं और कार्बन का जो उत्सर्जन है वो डीजल ट्रेन से काफ़ी होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं तो केवल जलवाष्प बनता है, तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही डीजल ट्रेन जो है वो शोर अधिक करती है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं तो इसका संचालन जो है बेहद शांत होता है, बेहद सरल रूप से होता है। और इसके साथ ही अगर हम अन्य बिंदुओं की बात करते हैं तो डीजल ट्रेन, जैसा कि नाम से ही है, ये डीजल पर इसकी निर्भरता रहती है, तो आयात पर जो निर्भरता है वो काफ़ी हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं तो ये पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से जिस तरह से हम बता रहे हैं कि उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद चलती है। इसमें ईंधन कीमतों का जो असर है वो काफ़ी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि ये भविष्य की हरित ऊर्जा को संचालित करती है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से आयात पर निर्भरता को ये कम करेंगे। और सीधे आपको लाइव ले चलते हैं। Justice has mentioned, I worked with his father, Senior Gawai also, that I got the privilege to work with both of them. This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The volume carries a foreword by Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Surigandji, which itself reflects the importance and intellectual significance of this work within contemporary constitutional discourse. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust. The book engages with a wide range of constitutional themes. These themes include constitutionalism, judicial review, rule of law, freedom of speech, social justice, judicial accountability, constitutional morality, legal education, alternative dispute resolution, technology and law, international judicial collaboration, and democratic governance. The first chapter itself puts the spotlight very appropriately on the Constitution of India,
by praising it as one of the most significant experiments in democratic constitutionalism in the post-colonial world. The essence of Constitution as an ever-evolving document has been beautifully captured in the book from which I quote. As India continues to evolve as a democratic republic, the Constitution remains both anchor and sail, providing stability while enabling progress toward the constitutional vision of justice, liberty, equality, and fraternity for all citizens. The constitutional journey of the past 75 years demonstrates that a well-designed constitutional framework, coupled with committed institutional guardianship, can indeed serve as the foundation of sustainable democratic governance in complex societies. The book also reflects upon an evolving role of constitutional courts in preserving democratic balance while responding to emerging legal and societal challenges. It captures important constitutional conversations on law, institutions, and the evolving responsibility of democracy. As has been often observed, institutions are strongest when they command trust beyond the limits of authority. That is the very important thing that we all should keep always in mind. Justice B.R. Gavai's judicial journey reflects commitment to constitutional values, institutional balance, and availability of justice. His public addresses and reflections demonstrate engagement with constitutional governance, democratic accountability, and above social justice. India's constitutional framework has endured because it successfully balances continuity with change, authority with accountability, and rights with duties. Delving upon the role of the framers of the Constitution, the book rightly states that the framers wanted the Constitution to be an evolving document. The book describes the Constitution as a living, organic, evolving document, adapting itself to the changes as demanded by the circumstances. The Parliament's power to amend the Constitution has also been rightly emphasized so as to meet the challenges of the new generations. The Constitution remains the foundation of democratic stability and national unity. The judiciary occupies a vital place in preserving constitutional governance and safeguarding citizens' faith in the rule of law. In constitutional democracies, restraint is often as important as authority. An institution's true character is revealed not by the powers vested in it, but by the wisdom guiding the exercise of those. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द वॉइस ऑफ जस्टिस गवाई स्पीक्स पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए और ये पुस्तक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जस्टिस गवाई के कई न्यायिक अनुभवों का संकलन है और कई संवैधानिक मुद्दों पर ये प्रकाश डालती है। और एक बार फिर से आपको बता दें, भारतीय रेलवे अब रफ्तार के साथ साथ हरियाली की राह पर भी आगे बढ़ रहा है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन तकनीक के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रेलवे में आने वाला ये बदलाव ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। उत्तरी रेलवे के जिंद सोनीपत खंड पर 10 डिब्बों वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलाने की तैयारी है। ये ट्रेन हाइड्रोजन से बनी बिजली के जरिए दौड़ेगी और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा प्रदूषण में कमी। आखिर कैसे काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन? ट्रेन में मौजूद विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस संग्रहित रहती है। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल में पहुंचती है जहां हवा से ली गई ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है जो ट्रेन के मोटरों को चलाती है।
इस तकनीक में धुएं की जगह केवल जल वाष्प निकलती है। वहीं हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजनों का स्वच्छ विकल्प है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और रेलवे के डीजल खर्च में कमी आएगी। साथ ही ये तकनीक उन इलाकों के लिए भी उपयोगी होगी जहां रेलवे लाइन का विद्युतीकरण मुश्किल है। ट्रेन में सुरक्षा के लिए आधुनिक सेंसर, आपातकालीन कंप्रेसर यूनिट और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था होगी। शुरुआती चरण में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मी ट्रेन संचालन के दौरान मौजूद रहेंगे। हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में हेरिटेज और पहाड़ी रेल मार्गों पर भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत ऐसे मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित ट्रेन संचालन की संभावना बढ़ेगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन चुनौतीपूर्ण है। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को भी मजबूती देगी। देश में हाइड्रोजन उत्पादन, ईंधन भरने के केंद्र और स्वदेशी तकनीक के विकास से नए आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर कम प्रदूषण, कम कार्बन उत्सर्जन और आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय रेलवे अब हरित परिवहन की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीक आने वाले समय में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह बदल सकती है। भारतीय रेलवे का ये कदम पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय रेलवे न केवल इतिहास रचने जा रही है बल्कि परिवहन की कहानी को एक नई दिशा भी मिलती इससे नजर आ रही है। किस तरह से दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इसी पर। प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलपति हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के। विजय कुमार दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अतिरिक्त सदस्य रेलवे बोर्ड के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर चौधरी, सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं, क्योंकि इस ट्रेन की बात कही जा रही है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और ये भी बताया जा रहा है कि विश्व की ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल, भारत के जो कमिटमेंट है नेट जीरो गोल्स की तरफ, रेलवेज ने उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सबसे पहले हम देखें तो किस तरह से डीजल के ऊपर में हमारी डिपेंडेंस जो रही है, निर्भरता, उसको कम करने के लिए 99.6% हमारा ब्रॉडगेज नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका। अभी ये जो प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये भारत की आत्मनिर्भरता के लिए, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और ग्रीन ट्रांसपोर्ट, जो आपने कहा हरित परिवहन, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर ट्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रॉड गेज नेटवर्क पे चलने वाली ये ट्रेन, जिसके अंदर में 10 टोटल मान लो डब्बे होंगे, तो अगर और इसमें जैसे 1200 किलोवाट की जो पावर का जो हाइड्रोजन सेल के थ्रू एनर्जी जनरेट होगी और 2 पावर कार इसमें लगाई गई है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो दुनिया की ब्रॉडगेज नेटवर्क पर चलने वाली सबसे लंबी और सबसे पावरफुल पैसेंजर ट्रेन ये है। ये पूरी तरह भारत में विकसित की गई है। ये भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आगे ले जाती है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भारत सरकार ने तय किया कि भारत के अंदर में किस तरह हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से हम हाइड्रोजन का स्टोरेज के लिए सिस्टम बनाएंगे, किस तरह से हम इंसेंटिव देंगे ताकि जो है वो इसके डिस्पेंसेशन के लिए भी हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में एक तरीके से बनाया गया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर में बेस्ड किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स को पावर दे। दूसरी तरफ से हमने ये भी तरीका देखा कि इसको सस्टेन करने के लिए किस तरह से जींद के अंदर में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया। सकूर बस्ती के अंदर में किस तरीके से मेंटेनेंस प्लांट बनाया, किस तरीके से पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो मैनुअल बनाया, और पेट्रोलियम एंड जो एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से हमने इसको लाइसेंस दिया। तो ओवरऑल 24/7 इसके मेंटेनेंस के लिए एक चीज हुआ कि सिर्फ रिसर्च करना। यहाँ पे ज्यादा फोकस ये भी रहा कि रिसर्च ही नहीं, एक तरह से प्रोडक्ट जो आम जनता को सुविधा भी दे, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी भी हो, और उन मार्गों पर जहां जो अभी नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट है, जैसा मैंने बताया 0.4% अभी भी नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, 99.6% इलेक्ट्रिफाइड है, उन रूट पर किस तरीके से हम लोग जो है वो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, मतलब विरासत के लिए प्रकृति और प्रगति दोनों को साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ये सारी भूमिकाएं बहुत जरूरी है कि एक तरीके से हाइड्रोजन का बनाना, उसके बाद में हाइड्रोजन के किस तरह हाई प्रेशर टैंक में उसको रखना, उसके बाद में किस तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि
ट्रेन के अंदर में होंगे, उनके ऊपर में उनमें हाइड्रोजन भरना और फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना जो ट्रेन के ऊपर में जो पावर दे सके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स को, अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। जैसा कि हमें पता है बहुत ही कम देशों जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका और चाइना, इस तरह से अगर देखें तो भारत आज इन 5 अग्रणी देशों में 4 अग्रणी देशों के साथ में जुड़ गया है इस नई टेक्नोलॉजी के साथ में। बिल्कुल। विजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि बड़ा कल्पना के साकार होने जैसा लगता है, पानी से ट्रेन चलेगी, तो किस तरह से इसकी तैयारी की गई, किस तरह से एक बड़ा इकोसिस्टम इसमें डेवलप किया गया है, क्योंकि स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण जो है, स्टोरेज जो स्टोर्स हैं वो भी बनाना और उसके साथ ही ईंधन भरने की सुविधा भी इसमें विकसित करना, एक पूरा इकोसिस्टम किस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि इस परियोजना को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके? आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इकोसिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ चाहिए, यदि हमें हाइड्रोजन से चलाना है या पेट्रोल से चलाना है, इसकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। हमेशा जो क्वांटिटी चाहिए हमें चाहिए। ये जो जैसे कहा गया है ये बहुत बड़ा प्रयोग है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, ईंधन है। बिजली और हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है? बिजली कैरियर ऑफ एनर्जी, लेकिन हाइड्रोजन इटसेल्फ एनर्जी। जैसे यहाँ पेट्रोल है ऐसे ही हाइड्रोजन। अच्छी बात यह है अगर हाइड्रोजन जलता है तो केवल पानी बनता है। जैसे कहा, कोई जलवायु को प्रभावित करने वाली कोई गैस नहीं होती है और जो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण है वो पूरा। तो एक ये स्वप्न रहा है, लेकिन जो चैलेंज रहे हैं, हाइड्रोजन का घनत्व तो बहुत कम है, तो हाइड्रोजन को स्टोरेज करना, हाई प्रेशर पे करना, लेके जाना, और इसका लिक्विफिकेशन भी टेम्परेचर बहुत कम है। तो ऐसे में हाइड्रोजन को कंप्रेस करना, टैंक पे भरना, ले जाना, चलाना, और हाइड्रोजन के लिए एफिशिएंटली चलाएं। आईसी इंजन भी हाइड्रोजन से चल सकता है, लेकिन अगर फ्यूल सेल हाइड्रोजन से चलता है तो उसकी ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो इसमें फ्यूल सेल लगाया गया है और कन्वर्टर लगाया गया है। हाइड्रोजन लगते हैं, वो फ्यूल सेल पे जाती है, फ्यूल सेल से बिजली बनती है, उससे मोटर चलती है। तो ये जो इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, इसमें एक तो और पहली बार किया गया रिसर्च और पूरा भारत में बना है। तो जो फ्यूल सेल का डेवलपमेंट, कन्वर्टर का डेवलपमेंट, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन का, उसका स्टोरेज का जनरेशन, और एक और बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है, जो कुछ भी आपको करना है ये कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर हम जो कॉस्ट है इसकी, वो जो नॉर्मल कॉस्ट है जैसे विद्युत से चलती है उसके बराबर होनी चाहिए। उसके लिए जब आप वॉल्यूम में बनाएंगे, छोटी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस नहीं आती, इतने वॉल्यूम में बने। और जो हमारे देश की अच्छी बात ये है, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित हैं, कर्क रेखा पे स्थित है, जहाँ पे सूर्य देवता का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर एनर्जी है, वायु एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हम बात कर रहे हैं, अगर आप कोयले से हाइड्रोजन बनाए तो कोई लाभ नहीं, वो तो जलवायु परिवर्तन में बिल्कुल। किस तरह से हाइड्रोजन मिशन को भी ये विस्तार देगा, इस पर भी चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जीजी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को भी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका एक जो फ़ायदा है वो ये भी दिखाई दे रहा है कि ये उन क्षेत्रों में होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक जो केबल है वो बिछाना बड़ा मुश्किल होता था, या जहाँ पर डीजल की आपूर्ति है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। जो पहाड़ी इलाके हैं, कम से कम 35 ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें जो हैं प्रमुख पर्यटन और पहाड़ी मार्गों पर भी चलाने की योजना है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा दीर्घकालिक विजन है और इससे क्या कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है यात्रियों को भी? हमारे जो है पहाड़ी इलाके
जहाँ पे हमें विरासत को बचाना है, प्रकृति के साथ काम करना है, मे बी भौगोलिक रूप से वहाँ पे OHE ओवरहेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन उसके थ्रू जहाँ अभी नहीं हुआ है या जहाँ अभी नहीं प्रावधान है या जहाँ करना थोड़ा मुश्किल हो, उन सब रूट के ऊपर हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका पूरे भारत के परिदृश्य से देखें तो भारत इस समय क्लीन एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और एडवोकेट रहा है। अगर इसके अंदर में देखें तो एक तरफ भारत में करीबन 260 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके अंदर में सोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अपने न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल यूसेज के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए शांति एक्ट पास किया। अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो जब से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ, इसके अंतर्गत करीबन 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और ट्रांसपोर्ट के सारे मैकेनिज्म को, इसमें भारत के कुछ मेन पोर्ट्स जैसे कि हम देखें दीनदयाल पोर्ट कांदला हो, VOC पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट हो, इन पोर्ट ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस तरीके से बनाया गया कि भारत के अंदर में हाइड्रोजन, ये नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हाइड्रोजन जनरेट हो, हाइड्रोजन स्टोरेज हो, हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हो, तो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम भारत में बने। इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइजर भले कांदला पोर्ट पे लगाए गए हो, भले VOC पोर्ट पे, हम कई जगह इस टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और तो और अभी विटारा का जो लेटेस्ट प्लांट लगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइजर का बड़ा प्लांट लगाया है। तो एक तो हुआ हाइड्रोजन को हम कैसे बनाएं, स्टोर करें। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो मैं इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की, इसके अलावा देखें रेलवे की वैकेंट लैंड में जो खाली जगह है उसके अंदर में किस तरह से सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू, किस तरह से रूफटॉप पावर के थ्रू, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज शुरू किया है ऐसे दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों में हमारी ट्रेन जहां नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट है उसके लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया इसके अंदर में एक ट्रेन में जैसा मैंने बताया करीबन 10 डब्बे बिल्कुल सेफ है और डीजल का एक स्वच्छ विकल्प जो है वो ये देती हुई नजर आ रही है। विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और रेलवे की ये पहल एक दूसरे को किस प्रकार से गति प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की भी इससे मांग बढ़ने वाली है, तो उत्पादन संयंत्र हैं, रिफ्यूलिंग सेंटर्स हैं, इनकी भी स्थापना की जाएगी, तो इससे निवेश और रोजगार की भी कितनी बड़ी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, इससे अनुसंधान, रोजगार, निवेश सब में लाभ मिलेगा। जैसे उदाहरण ले लें, अब जींद है, जींद पे हाइड्रोजन जनरेशन स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप हुई, वहाँ से ये ट्रेन चलेगी, यहाँ का फिलिंग किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन रोड पे हाइड्रोजन बस के लिए भी इस्तेमाल होगी, हाइड्रोजन के लिए भी। और एक चीज़ आपको बता दें, हरित हाइड्रोजन जो है ग्रीन स्टील है। आज आप स्टील बनाएंगे, अगर आप ग्रीन स्टील बनाएंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विश्व चाहता है कि जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी प्रोड्यूस है जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रदूषण होता है, अगर वो ग्रीन हो जाए तो विश्व को बहुत लाभ। तो अब अगर आप इस हाइड्रोजन से स्टील बनाएंगे, ग्रीन स्टील होगी, तो ग्रीन स्टील की वैल्यू विश्व में बहुत ज़्यादा मांग है और हम स्टील के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो जिस तरह से अब हम ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ग्रीन स्टील की बात कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन से हम ग्रीन स्टील बनाएं, तो ये जो पहल है ये भारत को अनुसंधान में अग्रणी तो करते ही हैं, एक बहुत बड़ी गति देते हैं। और जो हमारी भौगोलिक संरचना है, हम कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जहाँ सूर्य भगवान सबसे ज़्यादा है, ये लाभ यूरोपियन यूनियन को जो अक्षांश में ऊपर है वहाँ पर नहीं है। तो इसका जो हम लाभ उठाकर जो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन भारत में बनाएंगे और यूरोप में बनाएंगे तो भारत की जो कॉस्ट होगी वो ग्लोबल कॉस्ट से कम होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो आप उसका निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ करना है विश्व में आपको कम्पिटिटिव होना। तो ये एक क्षेत्र है जिसमें हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी सूर्य की और जो वायु बिल्कुल की कई है, बड़े फायदे जो हैं इससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर चौधरी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार का ये भी कहना है कि जो क्रूड ऑयल का आयात है वो इससे कम होगा, उस पर निर्भरता कम होगी, तो किस तरह से ये बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए भी उसकी मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा की जब हम बात करते हैं उसकी दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो ये बहुत ही एक अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट फ्यूल है तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ नेचुरली है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इसको ये मानूंगा कि ये भारतीय रेलवे की उस प्रतिबद्धता को दिखाती है
जो एक क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के प्रति है, और इसके अलावा पूरे भारत देश का जो मिशन है नेट जीरो टारगेट की तरफ, एनर्जी के ऊपर में हमारा एक आत्मनिर्भरता को बनाना, उसकी दिशा में ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भारत का जीरो कार्बन इमिशन के प्रति जो प्रतिबद्धता विश्व में है, भारतीय रेलवे अपने इन नवाचार के थ्रू इसको बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। और ये अगर आम नागरिकों का देखें, जैसा कि इस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बाई प्रोडक्ट अगर कुछ निकलेगा, जैसे डीजल ट्रेन में धुआं और है ना पर्यावरण को दूषित होते हैं, इसके अंदर में सिर्फ वाटर वेपर, सिर्फ जो है वो जो है पानी की जो है वेपर या वाष्प निकलेगी। तो अगर उस हिसाब से देखें तो पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हमारी डिपेंडेंस जो एनर्जी के ऊपर, नीड्स के ऊपर में ऑल्टरनेट हम बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन, उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी काफी हद तक पूरी होगी। और बहुत हद तक आप देखेंगे रेलवे जो कि एक आम परिवहन का साधन है, रोजाना 2-2.5 करोड़ पैसेंजर रेलवे में सफर करते हैं, जो आज पूरी दुनिया के अंदर पश्चिमी एशिया में जो क्राइसिस हो रही है उसकी वजह से फ्यूल जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, जो रेलवे ने 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन किया, अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो ये अपने आप में दूरगामी कदम था। तो इसके कारण भी अगर हम देखें तो एक तरह से रेलवे के ऊपर इंपैक्ट मिनिमम है। रेलवे जो कि एक प्राइमरी मीडियम है बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन प्रोफेसर चौधरी, एक सस्ता विकल्प भी यात्रा का ये साबित होगा। बिल्कुल, अभी निश्चित रूप से सस्ता विकल्प साबित होगा। इस समय अगर हम देखें 3 या 4 चैलेंज जो हैं, जो क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज नई टेक्नोलॉजी होती है तो शुरुआत के अंदर में कुछ कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट धीरे धीरे समय के साथ में कम होती है। जैसे मोबाइल फोन भी जब आए होंगे तो बहुत महंगे थे, धीरे धीरे कम हो गए, मोबाइल डेटा की रेट कम हो गई। इसमें 4 मुख्य रूप से मुझे चैलेंजेस जो अभी दिख रहे हैं, जिसमें भारत को आगे चलकर तेजी से काम करने होगा। पहला बात तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, तो जैसे जैसे इसमें रिसर्च आगे बढ़ेगा इसकी कॉस्ट तेजी से कोई भी नई तकनीक होती है तो उसके सामने उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस विजन पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी का वर्तमान का सच ये है कि एक बड़ी उपलब्धि जो है ये भारतीय रेलवे ने हासिल किया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज चौधरी और विजय जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।